Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है और पार्ट 4 में भी हमने पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी और पार्ट 6 में भी हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन को कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारा इकोलॉजी का चैप्टर 13 कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट टर्म है कंपटीशन। कंपटीशन का हमारा सिंबल क्या है? दोनों के लिए नेगेटिव है, क्योंकि कंपटीशन में सिर्फ एक ही स्पीशीज सफ़र नहीं करती है, दोनों ही स्पीशीज कहीं ना कहीं कंपटीशन में सफ़र करती हैं। तो डार्विन ने भी कंपटीशन के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हर एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है अपने सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में। तो उसको लड़ाई करनी पड़ती है स्पेस के लिए, फूड के लिए, फॉर मेट फाइंडिंग। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी फेस करता है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी फेस करता है। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स विद इन द स्पीशीज, अगर वो एक ही स्पेस शेयर कर रहे हैं और उनका जो फूड हैबिटेट है वो भी सेम है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो टर्म है ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने और इसे यूज किया डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में। और इन्होंने कहा कि जो फिट इंडिविजुअल होगा, जो एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाएगा, अपने लिए फूड ढूंढ पाएगा, स्पेस के लिए लड़ाई कर पाएगा, वो ही इंडिविजुअल मेट फाइंड करके रिप्रोड्यूस करके अपने प्रोजनी एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। तो कंपटीशन हमेशा ऐसी स्पीशीज के बीच में होता है जो क्लोजली रिलेटेड होती हैं, बट अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन देखा जाता है अगर वो सेम फूड रिसोर्स और स्पेस शेयर करते हैं। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है वो किस बात में होगा? फूड और स्पेस। तो वैसे ही अनरिलेटेड स्पीशीज में भी कंपटीशन फूड और स्पेस के कंटेक्स्ट में होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल बताया था कि लायन, टाइगर और चीता तीनों के तीनों कार्निवोर हैं और इनकी जो फूड है, चाहे वो ज़ीब्रा हो, डियर हो, इनके फूड भी सेम है। तो एक टाइम आएगा अगर प्रेडेटर्स ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं प्रे को, तो इनकी जो प्रे पॉपुलेशन है, इनका जो शिकार है वो कम हो जाएगा और जिसकी वजह से जो प्रेडेटर है वो सफ़र करेंगे। इसके अलावा अनरिलेटेड स्पीशीज में कैसे कंपटीशन होता है सेम रिसोर्स के लिए? आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया है। शैलो साउथ अमेरिकन लेक में जो फ्लैमिंगोज हैं वो विजिट करते हैं वो लेक एरिया में और वहाँ पे रेजिडेंट फिशेस भी हैं। तो आपकी फ्लैमिंगोज और रेजिडेंट फिशेस दोनों compete करती हैं जू प्लैंक्टन के लिए, जो इनका फूड है। तो आप देख सकते हो फ्लैमिंगोज आपकी एव्स, ठीक है, एव स्पीशीज बर्ड्स, और रेजिडेंट फिशेस आपकी पाइसेस। तो ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, बट दे आर फाइटिंग फॉर सेम फूड। सेकेंडली, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो फूड है वो लिमिटेड है, कभी भी ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली कंपटीशन होगा, क्योंकि आप किसी ना किसी स्पेस में उन स्पीशीज से टकराओगे जो आपकी है या फिर दूसरी स्पीशीज हैं। तो जब भी फाइट होगी, सेकेंडली जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटिंग होते हैं। फूड और स्पेस ये हमेशा लिमिटेड रहेगा, ये कभी इंक्रीज नहीं हो सकता, है ना। एक टाइम आएगा अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो आपको खाने की भी कमी होगी और स्पेस की भी कमी होगी। तो कंपटीशन को हम हमेशा डिफाइन करते हैं, एक प्रोसेस है जो फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज को दिखाता है। फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज जिसमें इंटरेंसिक रेट है एक स्पीशी का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड स्पीशीज, क्योंकि जो सेकेंड स्पीशीज है वो कहीं ना कहीं किसी फैक्टर में लैकिंग है, इसीलिए वो फिट नहीं है स्पीशी वन से। तो गॉस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या फिर रिसोर्सेज के लिए फाइट करने के लिए हमेशा जो इंफीरियर स्पीशीज होती हैं दे सफ़र मोर, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी होती है वो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशी को एलिमिनेट कर देती हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, जो हमेशा कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज होगी वो अपने से इंफीरियर स्पीशी को एलिमिनेट कर देगी अपनी जगह से और उसकी पॉपुलेशन को स्लो डाउन कर देगी, बिकॉज वो सुपीरियर है, वो ज़्यादा फिट है एनवायरनमेंट में। पल है एबिंगडॉन टॉर्टॉइस का, जो कि गैलापागोस आइलैंड में थे, वो एक्सटेंट हो गए बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजिंग ऑफ गोट।
तो ओवर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट की वजह से एबिंगडॉन टॉर्टॉइज हमारे गैलापागोस आइलैंड से एक्सटेंट हो गए। तो आप देख सकते हो गोट यहाँ पे सुपीरियर स्पीशी है और एबिंगडॉन टॉर्टॉइज यहाँ की इंफीरियर स्पीशीज है। तो कंपटीशन जो नेचर में हो रहा है दो ऐसी स्पीशीज से जो क्लोजली रिलेटेड हैं। तो यहाँ डायग्राम भी मैंने आपको इसीलिए दिखाया है। ये आपकी दो स्पीशीज हैं कि बेलिनस स्पीशीज है बार्निकल की और एक बार्निकल कैथालमस स्पीशीज है। तो आप देख सकते हो जो ब्लू कलर बार्निकल हैं उन्होंने क्या किया है, आपके दूसरे बार्निकल्स को, जो आपके कैथालमस बार्निकल हैं उनकी जो ग्रोथ है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और उनका जो नंबर है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट आपकी कॉम्पिटिटिव रिलीज को, एक्सक्लूजन कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल को भी शो कर रहा है कि कैसे रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में जो लार्जर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल थे, बार्निकल बैलिनस, इन्होंने डोमिनेट किया इंटरटाइडल एरिया को और एक्सक्लूड कर दिया स्मॉलर बार्निकल जो कि बार्निकल कैथालमस है। तो आप देख सकते हो आपको डायरेक्ट कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट करके पूछा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था, जिसमें आपको इन बार्निकल्स के बारे में लिखना है, सुपीरियर और इंफीरियर स्पीशीज, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव रिलीज या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपली आपको बताना है कि किसी भी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज होती हैं वो हमेशा कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज को वहां से रिमूव कर देती हैं। रिमूव कर देना मीन्स उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो अगर हम देखें हर्बीवोर्स और प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर को जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर्स और हमारे ओमनीवोर्स जो हैं वो सभी हर्बीवोर्स को और प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो जो हमारा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम सोर्स के लिए compete करती हैं तो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकती परफेक्टली, क्योंकि एक स्पीशी सुपीरियर है और दूसरी इंफीरियर है। हमेशा इंफीरियर स्पीशी को एलिमिनेट होना पड़ेगा और उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसकी जो डेंसिटी है वो ऑब्वियसली सुपीरियर स्पीशी से लोअर होगी। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारे मैकार्थर ने एक और टर्म बताया, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। इन्होंने कहा कि कंपटीशन से बचने के लिए, क्योंकि कंपटीशन होगा तो दोनों स्पीशीज को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अगर दो स्पीशीज लड़ रही हैं फूड के लिए, स्पेस के लिए, फॉर मेट फाइंडिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं ये स्पीशीज टकराएंगी और इन दोनों को नुकसान होगा। तो कंपटीशन से बचने के लिए कुछ स्पीशीज ने क्या आइडिया अपनाया है, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, अगर दो स्पीशीज compete कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए तो वो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट फीडिंग पैटर्न अडेप्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ट्री है, एक ट्री पे 5 वार्बलर स्पीशी रहती हैं। आप समझो एक ट्री पे 5 इंसेक्ट स्पीशीज रह रही हैं। वो 5 स्पीशीज उसी ट्री के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रही हैं। एक स्पीशी रूट पे है, एक ब्रांचेस पे है, एक लीफ पे है, एक फ्रूट्स को कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ क्या किया है, इन 5 इंसेक्ट स्पीशीज ने जिनका स्पेस और फूड सेम है, इन्होंने या फिर फोरेजिंग टाइम डिफरेंट कर दी है कि हम डिफरेंट टाइम पे खाएंगे, या फिर ये लोग डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं ताकि कोई लड़ाई हो ही ना। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से बचने के लिए स्पीशीज ने क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग मैकेनिज्म अडेप्ट किया। अगर हम एक ही थाली में खाना खा रहे हैं तो पार्टीशन कर दिया, 4 पार्ट कर दिए कि एक कॉर्नर से एक खाएगा, एक कॉर्नर से एक ऑर्गेनिज्म खाएगा। तो इसी तरह रिसोर्स पार्टीशनिंग में कंपटीशन को कम करने के लिए ये आइडिया अपनाया गया है। बिहेवियरल डिफरेंस लाए, फोरेजिंग एक्टिविटीज, फीडिंग एक्टिविटीज और टाइम को चेंज किया गया। पैरासिटिज्म के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट पे रहते हैं
बट दे डू नॉट किल द होस्ट लाइक इन प्रिडेशन, क्योंकि प्रिडेशन का सिंबल भी पॉजिटिव नेगेटिव है और पैरासिटिज्म का भी पॉजिटिव नेगेटिव है। पर पैरासिटिज्म में क्या है, आपका जो होस्ट है उसकी डेथ नहीं होगी, आपका जो पैरासाइट है वो होस्ट पे रहता है बट उसकी डेथ नहीं होती है, वो उसे डेथ मतलब मार के कंज्यूम नहीं करेगा, बस वो उसे वीक कर देगा। तो होस्ट और पैरासाइट एक साथ को इवॉल्व हुए हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पैरासाइट्स में। जैसे कि पैरासाइट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट, जैसे कि मैंने प्रीवियस पिक्चर्स में भी आपको दिखाया था वीडियो में, एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट, एक्टो मीन्स आउटसाइड, तो हमारी जो आउटर बॉडी में रहेंगे, जैसे कि हो गई लाइस, टिक, जुएं सर पे, तो किसी को जुएं हो गई तो इसका मतलब वो नहीं कि उसकी डेथ हो जाएगी, तो जुएं जो है वो पर्सन को कमजोर कर देंगी, उसको हेयर फॉल होगा, बट वो रहेंगी उस होस्ट पे ही। कभी भी पैरासाइट अपने होस्ट को मारना नहीं चाहेंगे। एंडोपैरासाइट, एंडो मीन्स इनसाइड, तो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन लिवर फ्लूक, फिर हमने 11th में पढ़ा था टीनिया सोलियम, ठीक है, तो आपकी जो टेप वॉर्म है, तो ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहते हैं बट वो होस्ट को कभी मारेंगे नहीं। तो आपके पैरासाइट्स ने कुछ ऐसे स्पेशल एडाप्टेशन जो हैं, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स अडाप्ट किए हैं, जैसे कि हमने प्लेटी हेलमिन्स में पढ़ा था टेप वॉर्म, उनके पास क्या होते हैं, हुक्स और सकर्स होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है उसको टाइटली होल्ड कर देते हैं, और उनके पास कोई एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है बट उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत हाई होता है, मिलियंस में, थाउजेंड्स में वो एग रिलीज करते हैं, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत हाई है, ताकि वो जनरेशन को आगे ले जा सके। अब उनके पास कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि वो पूरा होस्ट पे डिपेंडेंट है, होस्ट को कुछ होगा तो होस्ट अपने आप को देखेगा, अगर होस्ट बच गया तो पैरासाइट ऑब्वियसली बचा रहेगा। तो इस तरह से वो अपनी साइकिल प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट से कंप्लीट करते हैं अपनी साइकिल। जैसे कि हमने 8th चैप्टर में मलेरियल पैरासाइट में देखा था, जो आपका प्लाज्मोडियम है उसके दो होस्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। जो आपका प्राइमरी आपका होस्ट है वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सेकेंडरी आपका होस्ट है ह्यूमन, ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल होती है और जो फीमेल एनोफिलीज है उसमें सेक्सुअल साइकिल होती है। तो मलेरियल पैरासाइट जो है वो दो होस्ट लेता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो पैरासिटिज्म में मैंने आपको एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल बताया, लाइस, टिक्स, ये सब डॉग्स पे हो जाते हैं टिक्स। फिर एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल बताया। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स भी हैं, ऐसी फिशेस भी हैं जो एक्टोपैरासाइट्स हैं। हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोमाटा जो सकर फिशेस होती हैं स्पाइसेस में 11th चैप्टर में, वो एक्टोपैरासाइट्स हैं। कोपीपॉड्स जैसे कसकटा जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करता है, इसके पास खुद कोई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं है, ये दूसरे प्लांट्स पे रहकर उन्हें उनके न्यूट्रिशन डिराइव करता है, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो आपका जो पैरासाइट है उसका मेन काम है होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव करना, उसे वीक करना, बट वो उसको किल करके कभी कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि अगर पैरासाइट होस्ट को किल कर देता है तो उसे नया होस्ट ढूंढना पड़ेगा। ब्रूड पैरासिटिज्म एक बहुत ही फैसिनेटिंग पैरासिटिज्म है जो ऑब्जर्व किया जाता है बर्ड्स के केस में। पैरासिटिक बर्ड्स होते हैं जो अपने अंडे दूसरे बर्ड के नेस्ट में दे देते हैं, और इवोल्यूशन के टाइम पे इस तरह से जो एग्स हैं वो डेवलप हुए हैं पैरासिटिक बर्ड के, कि वो होस्ट बर्ड के एग से रिसेंबल करते हैं साइज और कलर में, और जो होस्ट बर्ड है वो पहचान ही नहीं पाती कि ये उसके एग्स नहीं है, तो वो फॉरेन एग्स और अपने एग्स दोनों को इंक्यूबेट कर रही होती है, और जब लास्ट टाइम पे जब हैच होता है एग, तब उसे पता चलता है कि ये तो उसका एग था ही नहीं, ये तो पैरासिटिक बर्ड का एग था। तो ऐसे कौन करती है, कोयल, कुक्कू, आपकी जो कोयल बर्ड है वो पैरासिटिक ब्रूड पैरासिटिज्म को फॉलो करती है, वो अपने एग कौवे के जो नेस्ट है, क्रो के नेस्ट में दे देती है, और उसको पूरे टाइम सिर्फ वॉच करती है कि क्या उसके एग्स का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, बट वो एज सच कोई पेरेंटल केयर शो नहीं करती, क्योंकि सारी पेरेंटल केयर क्रो उसके एग को प्रोवाइड करता है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रूड पैरासिटिज्म में जैसे एग ले कर देते हैं, ऐसी बहुत आप डायग्राम
आप नेट पे भी देख सकते हो, इतने डायग्राम्स हैं। पैरासिटिक एग्स हैं वो रिसेंबल करते हैं, बर्ड पहचान भी नहीं पाता है। और ये जो आपका डायग्राम है ये पूरा म्यूचुअलिज्म का है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो म्यूचुअलिज्म जो है इस टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 बहुत ही बढ़िया फ्रेंडशिप में रहती हैं। वो कहती हैं मैं तेरे को ऐसे खाना दूंगी, तू मुझे पानी दे। तो जैसे लाइकन है, लाइकन में कौन होते हैं आपकी फंगस और एल्गी। तो फंगस कहता है एल्गी को कि तुम मुझे खाना बना के दो, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा। तो माइकोराइजा कैसा एसोसिएशन है, फंगस का रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं आपका रूट नोड्यूल्स, जैसे हमें पता है राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है माइकोराइजा। तो ये जो कोलेरॉइड रूट्स जो हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स में भी। फिर आपके लाइकेंस जो होते हैं, ये फिग और वास्प, जो फिग ट्री है इसके अंदर फ्रूट के अंदर आपका जो वास्प में एग दे देता है वो यूका मॉथ चैप्टर 2 में भी पढ़ा। और फाइरस और बी का नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो ये कैसे रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं। फंगस प्रोटेक्शन दे रहा है और एल्गी उसे एनर्जी यील्डिंग फूड प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो म्यूचुअलिज्म है इसमें प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स की हेल्प लेते हैं, पॉलिनेटर्स की हेल्प लेते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो एनिमल्स को भी फी पे करनी पड़ेगी इस सर्विस के लिए, क्योंकि प्लांट अगर उन्हें स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं एग लेइंग के लिए तो उनको इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, पॉलिनेशन। तो अननोइंगली पॉलिनेशन करते हैं प्लांट, क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। पोलन प्रोवाइड करते हैं प्लस नेक्टर दे रहे हैं पॉलिनेटर्स को, जूसी न्यूट्रिशन फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे फीड भी कर सकते हैं, प्लस वो न्यूट्रिएंट जब फूड को फीड करेंगे तो वो सीड को और ज़्यादा डिस्पर्स करेंगे। तो म्यूचुअलिज्म जो रिलेशनशिप है इसमें जो चीटर्स हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।